हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? कोई एक बार, आज फर्स्ट डे है न्यू सेशन के लिए, तो हम सभी तैयार हैं आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर, आपकी उंगलियों को पकड़कर 2023 एग्जाम तक की सफलता की दरवाजे तक पहुंचाने के लिए हम सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट से, जो बच्चे इच्छुक हैं वो जुड़ जाएंगे, बच्चे धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। आज प्रथम दिन है नए सत्र 2022-23 के लिए। ठीक है, तो एक बार सभी कोई बता दो, ऑडियो नहीं आ रहा क्या? ओहो, ऑडियो आ रहा है ना? एक बार बता दीजिए। एक बच्चा लिख दिया है ऑडियो नहीं आ रहा है। वैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो एक बार सभी, हाँ ऑडियो तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले हम जो है इस बैच का शुरुआत कर रहे हैं एकदम प्यारा सा, जो हमारा एक सब्जेक्ट है हिंदी का, उससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज। ये हमारी मातृभूमि वाली भाषा है, इससे काफी लगाव रहता है, आपको भी है हमें भी है, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश सबकी ओर चलेंगे, और साथ ही साथ हम लोग एक विधिवत तरीके से कोर्स भी आपके लिए लेकर के आएंगे। परेशान न रहें, एकदम स्टार्ट हो चुका है सफर। इस सफर में आज प्रथम दिन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जुनून रखना है, वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैं इन तीन बातों को कह दिया, इसमें से एक बात आपके लिए बिल्कुल है, आई कैन डू इट। तो आप इस मंत्र को याद रखें और करना शुरू करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो पैटर्न के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, इसमें ज्यादा पैटर्न वगैरह की बात नहीं करना है, ऑलरेडी आप परिचित है। मैं दिगंत भाग 2 का सबसे पहला भाग जो होता है गद्यखंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बातचीत पाठ। ये बालकृष्ण भट्ट लेखक हैं इस पाठ के। यह पाठ जो है एक निबंध है, ललित निबंध है। यहां से कई सारे सवाल पूछे जाएंगे, और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी में, अभी आज हिंदी की बात कर रहे हैं, अभी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में 100 में 100 आपका कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपकी थोड़ी सी हैंडराइटिंग अच्छी है, अशुद्धि कम हो तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक। बालकृष्ण भट्ट रचनाकार है, लेखक है इस निबंध का नाम है बातचीत। आपको ये मैं बता दूं कि ये इतना शानदार चैप्टर है, इतना शानदार है कि मत पूछो, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं थोड़ा सा तेजी से चलने की कोशिश करूंगा। लेखक परिचय में याद करते हुए कि जन्म इनका 23 जून 1844 को हुआ था। इनके निधन मतलब मृत्यु होता है, जो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। निवास स्थान इनका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। इनकी माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी एक व्यापारी थे, माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई थी। शिक्षा की बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा जो हुई, तो स्टार्टिंग में ये संस्कृत का अध्ययन किया करते थे। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ये सवाल इस बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है, तो ये लेखक परिचय से काफी सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए इस पे बिल्कुल ध्यान रखना है। लेखक परिचय में 1869 से 1875 तक इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन कराया, पढ़ाया। 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन हुआ, और 1888 में प्रयाग की, अच्छा एक बात बताएं, दिख रहा होगा लेटर, तो दिख ही रहा है बच्चों, लेटर दिख रहा है ना? हाँ लेटर दिख रहा है। चलिए, इनकी एक पत्रिका रही, मैं वो आपको अंडरलाइन कर देता हूं, तब आपको शायद मजा आएगा। पत्रिका हिंदी प्रदीप, यहां आप देखो हिंदी प्रदीप, जो कि 1877 में ये मासिक पत्रिका है, मासिक पत्र है, निकालना इन्होंने प्रारंभ किया था, और ये 33 वर्ष तक चलता, 33 वर्ष तक ये चला था। ये बात का ध्यान रखिएगा।
एक सवाल होता है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, जो कि श्रीनिवास दास की रचना है। ये भले ही क्वेश्चन बातचीत पाठ के हैं, लेकिन बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बातचीत पाठ का है तो पक्का बालकृष्ण भट्ट लिखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। संयोगिता स्वयंवर की रचना करने वाले हैं लाला श्रीनिवास दास जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके भी आलोचना कर चुके हैं कौन, बालकृष्ण भट्ट। ये लेखक परिचय है, इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है, जो चीजें आपको ध्यान देना है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। रचना में जरूर याद रखिएगा कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। उपन्यास में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये रचना आपको याद रखना पड़ेगा कि इनकी कहानी कौन सी है। जैसे नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, है ना, निबंध हो गया, प्रहसन हो गया। निबंध में एक, ये सब बिल्कुल याद रखना, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, एंड तक मैं आपको याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। लगभग 1000 के आसपास इनके निबंध हैं और 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के लगभग कितने निबंध हैं, तो 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध की रचना किए हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। भट्ट निबंध माला के नाम से इनके 2 खंडों में एक संग्रह भी प्रकाशित हुई है, एक संग्रह भी इनका प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है भट्ट निबंध माला। यानी कि भट्ट जी के जो निबंध है लगभग 1000 के आसपास हैं, और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 100 के आसपास है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, यहां तक समझ आ गया ना। लेखक परिचय आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि लेखक परिचय का मैं एक अलग से सेक्शन लेकर के आऊंगा, 15-15, 20-20 मिनट का अलग से शॉर्ट वीडियोस होंगे जो आपके लिए बड़ा ही काम करेंगे। चलिए अब हम लोग एंट्री करते हैं पाठ के अंदर। एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक है। किस युग के, भारतेंदु युग, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। हम लोग पाठ के अंदर चलते हैं और पाठ को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाठ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। हम यहां पे आप देखते चलिएगा, अगर आपके पास पुस्तक है तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बातचीत, जो शब्द यहां पर देख रहे हो, बातचीत, जो कि बैठकर बातचीत किया जाता है, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग होते हैं ना। लेकिन बालकृष्ण भट्ट जी जो बातचीत के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, शायद बड़ा ही अच्छे तरीकों से ये अपने बातों को प्रकाशित किए हुए हैं शब्दों के माध्यम से। आइए समझिएगा। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। हमें ईश्वर ने बहुत सारी शक्ति दी है, हमें ईश्वर ने बहुत सारी शक्ति दी है अलग अलग, लेकिन उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। सोचिए, अगर बोलने की शक्ति ना होती तो आज विश्व कैसा प्रतीत होता, एक दूसरे के सामने बैठे हुए लोग किस तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाते या शायद नहीं कर पाते। आइए, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर हमें वाक शक्ति नहीं मिला होता, बोलने की शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति नहीं होती, तो सोचिए कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते हैं। एकदम कोने कोने में बैठे होते, अवाक मतलब कि चुप होकर के कुछ नहीं कह पाते, अपनी भावों को कहीं प्रकट नहीं कर पाते, ना चीजों को अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से जो हम सुख अनुभव करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो हमें बहुत सारी सुख अनुभूति होती है, सुख हो, दुख हो, बहुत सारी चीजें होती है। अगर बोलने की शक्ति ना होती तो वो सारी चीज ऐसे ही पड़ी रह जाती, कुछ नहीं हो पाता। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। इसमें वाक शक्ति में 2 चीज आ गई, एक स्पीच और एक बातचीत। लेखक यहां 2 बातों को प्रकाश कर रहे हैं कि बातचीत जो है, बातचीत में 2 चीजें आ गई। सॉरी, बातचीत नहीं, वाक शक्ति में 2 चीजें आती है। वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच होता है और बातचीत। अच्छा, ये दोनों अलग अलग रूप होते हैं।
स्पीच अलग, बातचीत अलग। आइए देखते हैं। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। जो मजा बातचीत करने में है वो स्पीच में नहीं है। स्पीच मतलब भाषण, ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो। पुलपिट मतलब पायदान पर जा खड़ा हो और पुण्यवाह वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक शाहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे कराए और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। मैं बताता हूं इन पूरे पंक्ति का मतलब, ध्यान से सुनना। लेखक कहना चाहते हैं बच्चों कि स्पीच का नाज नखरा ही कुछ अलग होता है। स्टेज बना होता है, मंच पर जाने से एक आदमी होता है जो किसी का नाम पुकारेगा। तो आज के इस सभा के मुख्य अतिथि फलाने चिलाने ये है, आपकी जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं दुनिया जहान। और वो गंभीर व्यक्ति अपना एकदम पांव मन में एकदम अजीब सा भाव लिए हुए अपने पांवों को बढ़ाता है। पांव बड़ा ही मतलब गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलकिट पर जाकर, पायदान पर धीरे धीरे जाकर के फिर पुण्याह वाचन या नांदी पाठ, जिसको मंगल पाठ, किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो एक शुभ काम को करने के लिए शुभ पाठ पढ़े जाते हैं जिसको नांदी पाठ कहा जाता है। मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ। ये सब स्पीच में दिखाना पड़ता है। ताली बजवाने के लिए कुछ कुछ बोलना पड़ता है, मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के ये है वो है, ये स्पीच में इतना नखरा करना पड़ता है। लेकिन बातचीत में ये सब नहीं चलता। बातचीत में ये सब नहीं चलता है। तब जाकर के लोग इतने सारे लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे, तब जाकर के स्पीच का आरंभ करते हैं। जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। बोलने वाला माइक पकड़कर जब ऐसी बातें कुछ बोलता है तो लोग पूरा एकदम ओहो ताली बजाने लगते हैं, ये सब ध्वनियां निकलने लगती है। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। स्पीच देने वाले को भी ये बात जरूर मन में लग जाता है कि यार हमें बीच बीच में ऐसे बोलने पड़ेंगे जिससे श्रोता के मन में उत्साह हो, खुशी हो और वो हमें पसंद करे, बार बार तालियां बजाए। ये सारी चीजें, ये नाज नखरे सिर्फ और सिर्फ स्पीच में ही दिखाना पड़ता है। लेकिन मेरे भाइयों, बातचीत का ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई जरूरत पड़ता है, ना कोई मौका, ना लोगों के कहे कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। बातचीत में सब नहीं होता है कि चलिए भाई आइए स्वागत करते हैं फलानमा का, आज हम लोग 4 लोग बैठ के बातचीत करने वाले हैं, 2 लोग बातचीत कर, ऐसा कुछ होता है क्या? आप ताली बजवाते हैं क्या बातचीत करने के लिए? आपस में बातचीत करने के लिए ना कोई नाज नखरा, ना कोई करतल ध्वनि, ना ही कोई मौका ढूंढना है, कुछ नहीं। मतलब बातचीत का ढंग ही निराला है स्पीच से। जमीन आसमान का फर्क है इसमें। हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई चुटेली बात आ गई तो हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा होती है। हा 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 वाली हंसी जो आती है ना, वो स्पीच में ही आती है। खूब ताली, हुआ हुआ हु यो ऐसे कुछ चिल्लाने वाली बातें स्पीच में आती है। लेकिन लेखक यहां पर कहते हैं कि बातचीत करते वक्त जब 2 लोग आपस में प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बातें आ गई तो बस हंस पड़ते हैं। मुस्कुराहट से होठों की जो फड़क होती है, अगर पूरा होठ ऐसे हो गया, समझो वो बहुत ज्यादा ही हंसी आ गई, मतलब अंतिम सीमा। स्पीच का उद्देश्य होता है कि सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। स्पीच का यह उद्देश्य होता है कि जो हमारे श्रोतागण हैं उनके मन में जोश और उत्साह पैदा हो। लेकिन घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत में ऐसा नहीं कि मैं आपके अंदर उत्साह भर रहा हूं, जोश भर रहा हूं, ताली बजवाना है, ये करवाना है, ऐसी बातें उसके अंदर नहीं आती है। उसमें स्पीच की वह जिंदगी बेकदर ही धक्के खाते फिरती है। स्पीच का दूर दूर तक बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। सही बात है। ए भैया, जिंदगी जीने के लिए खाना पीना, हवा कपड़ा, ये सब की जरूरत है, चलना फिरना सब कुछ जरूरत है। इसी प्रकार जीवन जीने के लिए, आनंदित बनाने के लिए बातचीत की भी बहुत ही जरूरत है, अत्यंत आवश्यकता है।
जो कुछ मवाद, घाव, दर्द, भ्रम, जो भी चीजें मन के अंदर पड़ी रहती है या धुआं जमा रहता है ना, वो बातचीत करने के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है? भैया आजकल का मैं थोड़ा सा आपको अपने माध्यम से बताने की कोशिश करूं कि आजकल ऐसा माहौल बन रहा है कि जब दो लोग बड़ा ही प्रेम से रह रहे हो और तीसरे को आंख लगता हो तो वो कुछ भी बोल देगा। अरे भाई सुने, तेरे बारे में ऐसे ही से बोल रहा था। अब ला वो सोचे, हाँ ऐसे बोल रहा था, कल तो मिला था, बड़ी प्रेम से बात कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये थर्ड पर्सन ओनियो जाके बेल दिया, इसो के बीच से भी करारे, पता है तू कल उससे बात कर रहा था ना और आज मेरे से तुम्हारे बारे में इसी से बोल रहा था, गाली दे रहा था तुमको, बताओ, मतलब अनसन बोल रहा था तुमको। अभी सोच रहे ओ, अभी दोनों बेचारा अपना जो दोस्त था वो दोनों मुंह फुलाए हुए हैं कि तो मेरे बारे में ऐसा बोला है, ऐसा बोला है। भैया किसी के कहे सुने बातों पर यकीन ना करें। आप दोनों कोई आपस में बातचीत करके मन के अंदर जो मवाद है, धुआं है, उड़ा दीजिए इसको। बातचीत करने से ही किसी भी समस्या का हल होता है। ये बात हम नहीं, ये बाल कृष्ण भट्ट जी अपने निबंध के माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं। कहते हैं कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, परम आनंदित हो जाता है मन। मन चित्त स्वच्छ हो जाए, साफ सुथरा हो जाता है, हल्का हो जाता है, परम आनंद में मग्न हो जाता है मन। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। सबको के करहूं ना वाला बातचीत, बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। जिनको बातचीत करने का लत आदत पड़ जाता है ना, वो ब्रश करना भी भूल जाते हैं कि यार कितना टाइम हुआ, नाश्ता भी करना है, खाना भी, ये सब भूल जाते हैं लोग। जिनको लत पड़ जाता है, जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, उसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, बात करना, समय गंवा देना। उसमें गंवाना क्या मतलब, आनंदित रहते हैं वो। पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। सब कुछ भाई, टाइम हमारा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई बातचीत हो रहा है तो बातचीत में वो आनंद रहते हैं, मजा लेते हैं। एक नाम आया है यहां पर, एक नाम आया है रॉबिन्सन क्रूसो। इस नाम को आप सब याद रखिएगा, ये इंसान थे रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा। इनके बारे में बहुधा बहुत लोगों ने पढ़ा, बहुधा मतलब बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने का कोई अवसर नहीं मिला था। ये जानवरों के साथ, कुत्ता बिल्ली के साथ रहने वाला 16 वर्ष तक ये रॉबिन्सन क्रूसो मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था। और एक बार 16 वर्ष के बाद ये फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था यह बात, पर उस समय ध्यान रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? 16 वर्ष तक। उसके बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, और क्या कि रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से मनुष्य का, आदमी का चोला पाया हो। मनुष्य के मुख से बात सुनकर के रॉबिन्सन क्रूसो को बड़ा ही आनंदित हुआ। ऐसा लगा कि मैं फिर से एक मनुष्य का चोला पाया हूं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। मनुष्य जब बोल पड़ता है तो लुभाने की ताकत होती है इस आवाज में। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। सही बात है। जिनसे आप वर्षों तक पत्र के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बात किए रहते हैं, सोचिए अगर वो सामने आ जाए और सामने बातचीत करने का आनंद हो, कितना अच्छा लगता है। जिनसे आप सिर्फ मैसेज के थ्रू, कभी पत्रों के थ्रू बात किया करते थे, अगर वो सामने आ जाए और बैठ के बातचीत हो तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। सही बात है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह बात सही है कि जब तक इंसान बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष क्या है, प्रकट नहीं होता। कई ऐसे अनुभवी लोग होते हैं, आपके घर में भी आपके चाचा, पापा, आपके दादाजी, मम्मी, चाची, दादी जी, बड़े लोग होते हैं जो अनुभवी होते हैं। वो अगर किसी भी इंसान से एक बार बातचीत कर लेना तो उनको ऐसा जरूर आभास हो जाता है कि यह आदमी कैसा है,
इसका नेचर कैसा हो सकता है, ये अच्छा आदमी है या बुरा है, ये जरूर पता लोग कर लेते हैं, भाप लिया जाता है। अर्थात जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछेगा बच्चों, यह ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि यह बात किसने बोला था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो वो था बेन जॉनसन। इनका कहना था बच्चों, बेन जॉनसन। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। 2 से लेकर एक सभा तक बातचीत की जा सकती है, ऐसा होता है बातचीत, 2 से लेकर सभा तक। लेकिन असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। देखिए, भले ही बातचीत के लिए कम से कम 2 लोग हो, उससे ज्यादा लोग मीटिंग, जमात, सभा के रूप में कहे जाते हैं, सभा भी बुला लिए जाते हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन असल बातचीत करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? 2। ये सारी बात को आप ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे, तो ध्यान रखिएगा कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। भैया अपना दिल केकरा सामने खोली? तो जिस सामने रही ओकरे सामने। तो 2 व्यक्ति जब एक साथ होते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर बातें करते हैं। इस दिल के अंदर क्या है, यहां तक पहुंचती है, उस दिल के अंदर क्या है, यहां तक पहुंचती है। यानी कि एक दूसरे के दिलों की बात दिल से दिल तक पहुंचाई जाती है सिर्फ 2 व्यक्तियों के माध्यम से। जब 3 हुए तो वो समझो कि 2 की बात कोसों दूर गई। सही बात है, जो बात 2 लोगों के बीच हो सकती है वो शायद 3 में नहीं। 3 लोग जब बातचीत करने लगते हैं तो उसमें निरस्ता आ जाती है, कुछ बातों को छिपाने का, हो सकता है वो बात इसके सामने न कहना योग्य हो, कहने से किसी तरह का आशंक, मतलब कुछ चीजें होती है कि जो सबके सामने नहीं कही जा सकती हो। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कान में पड़ी हुई बात खुल जाती है। 6 कान, एक आदमी माने 2 कान, तो 6 कान मतलब 3 आदमी। तो भाई 3 लोगों की बातचीत थोड़ा निरस्ता हो जाती है, 2 लोगों की बातचीत जबरदस्त मजेदार होती है कि तीसरे आदमी क्या जाते हैं, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब 2 लोग बड़ी खास बातचीत करने होती है और अचानक से तीसरा आ जाए ना, तो ये बात बदल देते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, बोलत रहा है, हाँ पता ना काब हुआ उसका, मतलब कुछ भी बदल देते हैं बात, ताकि इसको फील ना हो कि हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। तो भाई तीसरे के आने से दोनों की बातचीत निरस्त पड़ जाती है, और या तो फिर बात बदल दी जाती है या फिर मूर्खता इसके लिए हो जाएगी। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के, देखिएगा बड़ी ध्यान से बच्चों, चैट में ज्यादा ही ये देखिए, प्रिंस सांडिल जी का कहना है, प्रणाम अनुसर, इस बार मैं भी 2023 में 12th का परीक्षा दूंगा। मैंने देखा आप वीडियो नहीं छोड़ रहे थे, तो मैंने आपके पुराने वाले वीडियो से 4-5 चैप्टर पढ़ कर लिया, लेकिन अब आप छोड़ रहे हैं तो रिवीजन भी है। अरे कोई बात नहीं बाबू, मैं एक समय आप लोग के साथ हूं और हमेशा रहता हूं, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना। तो चलिए इन बातों को देखिएगा। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास सटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा और पानी गर्म हो जाता है। बड़ी सही बात है भैया, केतली में, कटोरी में दूध गर्म किया गया, आपको जल्दी में कहीं जाना है तो माता बहन दीदी लोग क्या करती है, उसको रख देती है, पानी ठंडा करके ठंडे पानी वाले बर्तन में डाल देती है। क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण हुआ, विज्ञान की पढ़ाई है बच्चों। पानी, एक कहा गया ना कि गर्म दूध और ठंडा पानी एक साथ रहा, तो असर देखिए, असर कुछ यूं ऐसा हुआ कि जो ठंडा था वो गर्म हो गया, जो गर्म था वो ठंडा हो गया। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है, भले वो बात ना बोले, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, अभी तो देखे भी नहीं फिर बोलने का बात कौन कहे। उन दोनों के शरीर में ऐसा लगता है विद्युत एक दूसरे में प्रवेश करने लगती है, और वो मतलब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा सोच लीजिए। जब 2 लोग पास बैठते हैं तब इतना असर, और जब बातचीत हो जाए स्टार्ट तो फिर कितना असर होगा। इसे कौन न स्वीकार करेगा, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। देखिए 2 आदमी की तो बातचीत बड़ी ही मस्त है, ये बात क्लियर हो गई, लेकिन अब 3 के बीच क्या होगा।
तीन लोगों के बीच जब बात होगी तो मानो कि एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों लोगों का जो चित्त है वो तीन कोण की तरह हो जाएगा, और बात करने की जो प्रसरण की धारा होती है वह त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं की तरह हो जाएगा, तीन रेखाएं हो जाती है। गुपचुप असर तो इन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है, नीरस हो जाती है। लेकिन जब चार लोग जुड़ जाए तो भैया बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें ना होगी। सही बात है। दो में तो पूरी खुल्लम खुल्ली बात हो रही थी, एकदम दिल से दिल तक जा रहे थे लोग, दोनों लोग। लेकिन तीन हुए तो बातें निरस हो गई, चार हो गई तो अब तो भैया राम रमौल होने वाला है ना। खुल के बातें ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सुन्नी सनी हुई होगी। सही बात है, फॉर्मेलिटी के लिए। हाँ भाई आप बताइए कैसे हैं, क्या हाल चाल है, सब अच्छे हैं ना, सब बच्चे परिवार बाल बच्चे जो भी लोग हैं सब ठीक है। मतलब फॉर्मेलिटी हो जाएगा, दिल की बातें नहीं खुली मतलब आएगी, खुल के बातें नहीं होगा। चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल। याद रखिएगा, ये बड़ी ही जबरदस्त लाइन है कि चार से अधिक की जो बातचीत होती है वो केवल क्या होती है, राम रमौल कहलाती है, मन बहलाने के लिए होती है। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। हाँ जी, उसे संलाप नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद होते हैं। अब देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं इसमें जो दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं। दैनिक जीवन में देखते हैं इस बातचीत के अनेक भेद है। दो बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। दो बूढ़े लोग बैठ जाएंगे ना कहीं तो जमाना भर की शिकायत करना स्टार्ट कर देंगे। अरे बाप रे, फलाना का लड़का देख रहे थे, फाटल जींस पहन के जा रहा है, फलाना के बेटा फाटल पैंट पहन के जा रहा है, बताओ कितना लंठ हो गया है, लफुआ हो गया। मतलब जमाने भर की शिकायत निकालते फिरेंगे, इसका वो हुआ, उसके घर ये हुआ। इस तरीके से देखिए जो बात लिखा हुआ है उस पे, वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। यहां पर लेखक लिख रहे हैं कि वो मतलब ऐसी जमाने की बात शुरू कर देंगे, एकदम पुराने जमाने की, बाबा आदम के, कि भाई 4 सच निकलेंगे तो 10 झूठे ही निकलेंगे, यानी कि झूठ का रेशियो ज्यादा है इसमें। तो इस बातचीत का मतलब कुछ है नहीं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, फिर देखो क्या होता है, पहर भी बीत जाते हैं। सुबह कौन, दोपहर खत्म, शाम होने लगता है। ऐसी लोगों की बातचीत बस स्टार्ट हो जाए फिर अंत होने का नाम ही नहीं लेता है। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय के रीति रिवाज का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। नौजवानों की बड़ा ही निंदा करते हैं वो लोग, जो नए पीढ़ी के बच्चे होते हैं उनका बड़ा ही मतलब निंदा करते हैं। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीफ पर नाचा करेंगे। जो पढ़े लिखे होते हैं वो इन लोगों के नाम लेकर के बड़ा ही मतलब बातचीत करने में ये करते हैं। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगर नेस्त अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों का बातचीत कुछ इस तरीके का, मतलब बड़ा ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। दो सहेलियों की बातचीत सुन लीजिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कि समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। रस का, रस मतलब आनंद। दो बूढ़ियों की बातचीत देख लिए ना, वो बहू बेटियों वाली बात करते हैं। दो बूढ़ी लोग जहां पे बैठ जाती हैं तो बहू और बेटी वाली बात अक्सर हो जाती है। अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा, हमार पतोहिया सुबह 8 बजे ले सुताती है। हाँ, तो हर 8 बजे ले तो हमार तो सुबह ही 4 बजे उठ जाती है, बड़ी चौका बर्तन को। इस तरीके के बातचीत बच्चों आप दैनिक जीवन में सुन रहे होंगे। ये बात मैं अपने शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात यहाँ पे लेखक लिख रहा है कि जब दो बूढ़ी आपस में जुट जाती हैं तो कुछ इस बहू बेटे वाली गिले शिकवे वाले बात हो जाते हैं, या तो बिरादराने की बात, रमरसरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत, मतलब इस तरीके का चीज हो जाएगा। चलो ठीक है ना, आगे देखो। तो इस तरीके से बातचीत होती है बच्चों। लड़कों की बातचीत इस प्रकार से, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल लाइफ की बातचीत, अभी तक की लाइफ की बातचीत, या फिर दो सहेली जब मिल जाए तो उनकी बातचीत देखिए। अलग अलग बातचीत होता है बच्चों का। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे का कुछ न गिनेगा। सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। अलग अलग भेद है बातचीत करने का।
दो बुढ़ियों का बातचीत अलग, दो बूढ़े लोग का अलग, दो नौजवान लड़कों का बात अलग, दो सहेलियों की बातचीत अलग, राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि अलग अलग तरह की बातचीत होती है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। देखिए, बातचीत और बतकही, जो लोग, लेखक का ऐसा मानना है कि हमारे देश के अंदर अशिक्षित लोग जो होते हैं उनमें बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर, अगुआ जिसको बोलते हैं, बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की, फलनवा की लड़की फलनवा के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत तो निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग होते हैं। बात करने का अलग अलग ढंग होता है। बातचीत करने का ये कला देखिए, बतकही का ऐसा कला देखिए कि दो अनजान रिश्तों को जोड़ देता है। और गांव में ये बातें फैल जाती है कि फलनवा की शादी चिलनवा के बेटे के साथ हो रही है ना। इसे, अरे बच्चों पढ़ाई पे फोकस करो। कुछ बच्चे केवल चैटिंग में गलत सलत लिखने आते हैं तो वो कोई बात नहीं है, उनका स्वागत है। क्योंकि देखिए, पढ़ने का जो तरीका अलग अलग है। कुछ बच्चों को अभी से ही वो चाहिए ना कि हमको बस अभी से गेस क्वेश्चन दे दीजिए सर, काहे ला ये सब सुना रहे हैं, ये सब रामायण महाभारत, हमको खाली गेस क्वेश्चन दे दीजिए कि हमारा काम हो जाएगा। तो भैया अभी नहीं, वो समय आने पर दिया जाएगा वो भी, लेकिन अभी तो जो है आपको पंक्ति पढ़ना पड़ेगा, लाइन पढ़ना पड़ेगा, सारी पंक्तियों को समझना पड़ेगा, तब आप चैप्टर के क्वेश्चन को कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको अंदर की लाइनों को पढ़ना होगा, तब आप ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे, है ना। प्रभात झा इंग्लिश में भी होगा, टेंशन मत लो भाई। मेरा 50 में 49 ऑब्जेक्टिव सही हुआ गुरुजी। अरे बात, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया। इसलिए हाँ, टाइम टेबल भी मिल जाएगा आप लोगों को कि किस टाइम में कौन सी क्लासेस होगी। मैं आज आप सबके सामने आया कि भाई चीज़ों को स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो, तो ये बातचीत करने की, यहाँ पर एक लाइन है, चंडू खाने की बातचीत भी बड़ी निराली होती है। वहाँ तरह तरह के लोग जुटे होते हैं, है ना, जो अफिमची होते हैं, वो एक से एक बातचीत करते हैं, एकदम निराली बात होती है वहाँ की। अब देखिए, लेखक यहाँ पर एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि भाई कहाँ की बातचीत जो होती है, किस लोगों में बातचीत करने का सही हुनर पाया जाता है। यूरोप के लोगों में बात करने का बड़ा ही जबरदस्त हुनर होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वहां के लोगों में काफी पाया जाता है। यूरोप के लोग बातचीत करते हैं तो प्रसंग के माध्यम से शब्दों को कुछ इस तरह से बोलेंगे जो आपकी कान सुनेगी तो आनंदित हो जाएगी। प्रसंग छेड़ करके वो चीजों को चतुराई से अपनी बातों को कह देते हैं, ठीक है ना। यूरोप के, अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि बातचीत करने की जो कला होती है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कहाँ के लोगों में अत्यधिक पाई जाती है, तो यूरोप के लोगों में, याद रखना है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने की कला, बातचीत करने की कला, यहां तक बढ़ा है वहां के लोगों में कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। स्पीच और लेख इससे अलग हो जाते हैं। ये बातचीत करने का वहां पे कला बहुत ही सुंदर है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। मतलब वहां के हर लोगों में ये विद्वता पाई जाती है, कला पाई जाती है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है, मित्रता भाव, है ना। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर शयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। ऐसे बात कोई छल कपट नहीं दिखेगा, बातों में ऐसा रस होगा कि आप सुन करके आनंदित महसूस कीजिएगा अपने आप को, एकदम क्रमवार तरीके से। मतलब चतुराई से वो बोलते हैं बातों को, रस प्रयुक्त, यानी कि आनंदित कर देते हैं वो इस तरह की बातों को सुन करके, है ना। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। जो आनंद उन बातों को सुन करके आपको आएगा, वैसा आनंद आजकल के पंडितों में, विद्वानों में ऐसी सुन करके बातें नहीं आएगी, मजा आपको। और दिन भर इधर उधर मुर्ग और बटेर की लड़ाइयाँ जो होती है ना, झपटा झपटी चलती है, उनकी नीरस तो गाँव गाँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। ऐसे लोगों की तो बात ही मत करिए, है ना। कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी।
घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, ऐसे ही बातचीत होती थी। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी। सही बात है, दो लोगों की ऐसी साधारण बातचीत हुई जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां हुई, बहुत लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष की ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सारगर्भित होती है। 25 वर्ष से उम्र के जो अधिक के लोग होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से 25 वर्ष से जो अधिक उम्र वाले जो होते हैं, उनमें कुछ इस तरीके की बात होती है कि भाई वो इतना अनुभवी होंगे, कहा जाता है ना कि घाट घाट का पानी पीने वाली बात हो जाती है। 25 वर्ष के ऊपर वाले की जो बातचीत होती है अवश्य ही कुछ ना कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में अनुभव, दूरदर्शिता, गौरव नहीं पाया जाता है। मतलब एक होता है ना कि जो बड़े लोग होते हैं 25 वर्ष की उम्र के, मतलब जो सीनियर लोग होते हैं, उनकी बातचीत में बड़ा ही मतलब गुणता रहती है, कुछ चीजें छुपी रहती है, अनुभव होता है उनके साथ, उनकी बातों को गौरव के रूप में समझा जाता है, ठीक है ना। और जो नीचे वाले होते हैं उनकी बातचीत को उतना महत्व तो नहीं दिया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बड़ी है। देखिए यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। लेखक ये बात कहना चाहते हैं बच्चों की बातचीत करने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है। और दूसरा फरीक मतलब दूसरा पक्ष, फरीक मतलब पक्ष हो गया कि जैसे अगर हम हैं, हमें बातचीत करना होगा तो या तो हमें किसी के घर जाना होगा या हम किसी को हमारे पास आना होगा। लेखक कहते हैं कि भाई बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है बातचीत, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ आए कृपा करे या फिर हम ही जाकर उनके साथ वहां पे बैठे उनको कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। कभी कभी क्या होता है ना कि आप अगर किसी के घर गए बातचीत करने के लिए और आपके हिसाब से वहां पर आदर नहीं हो पाई तो आपको बड़ा ही बुरा लगेगा, है ना। और अगर वो आए आपके पास और उनके हिसाब से आप उनका आदर ना कर पाए तो उनको बुरा लगेगा। इस तरह से चीजें होता है, क्योंकि जो वहां से आपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई अगर आदर भाव ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि आ गई, उनको बुरा लग जाएगा। अगर हम ही उनके यहाँ अगर गए तो पहले तो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, सही बात है। और जाने पर अपने मन माफिक, अगर आपके मन के मुताबिक आपके इच्छा अनुसार अगर वहां बर्ताव नहीं हुआ, आदर भाव नहीं हुआ, चाय पानी नहीं हुआ, तो आपको ठेस पहुंच जाएगा आपके आत्मसम्मान पे। तो ये उत्तम बातचीत करने का तरीका नहीं है, ये काम ऐसा किया जाए। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। लेखक ये बात कहते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसी शक्ति पैदा करें जो हम अपने आप से बातचीत कर लिया करें, ना हमें किसी दूसरे फरीक की जरूरत पड़ेगी, ना उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। मतलब ना कहीं आना ना कहीं जाना, खुद से बातचीत करना। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण हर पल नए नए रंग दिखाया करती है। प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना होता है हमारा मन, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेता है आदमी, है ना। अपना जो मन है ना, जिस आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो इसे, ठीक है ना। तो मन को वश में करना सीखना चाहिए, मन के आईने में अपने आप को परखना चाहिए, यह बात सही है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं है। मन से बात करने के लिए एक दो दिन में ऐसा नहीं हो पाता है, इसके लिए लंबे समय देने पड़ते हैं, मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो कि हमारा भाग्य अच्छा है। मन से बात करने के लिए एकाग्र होना बहुत जरूरत होता है। अपने
मन को दिल से कनेक्ट करके बातचीत करने की कला जो होती है वो एक दो दिन की बात नहीं होती है, लंबा अभ्यास करना पड़ता है। और लंबे अभ्यास के दौरान अगर हम थोड़ी सी भी अवाक होकर के, शांत होकर के, एकाग्र होकर के अगर हम अपने मन से बातचीत कर लेते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। अगर वाक शक्ति ना हो, अगर ये शक्ति को दबा दिया जाए तो सोचिए न जाने कितनी सारी शक्तियां हमारी दब जाएगी, कितनी सारे खुशियां हमारे दमन हो जाएंगे। हमारी जीवा कतरनी के समान काटने, कचर कचर कतर कतर काटने के समान हमेशा स्वच्छंद चला करती है। ये जीवा जो है ना, जीव चलती रहती है, स्वतंत्र रहती है। इसे बड़ा ही संभाल कर बोलना चाहिए। यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला, है ना। जीवा को संभालना पड़ता है, बोलने से पहले, इसे चलाने से पहले संभलना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं, जो बोलेंगे उसका दूसरे पे क्या असर होगा। इसलिए जीवा को कंट्रोल में रखना। अगर जो व्यक्ति सोच समझकर बातें करता हो वो दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों पर काबू पा सकता है और उसको जीत सकता है। इसलिए अवाक रहकर अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है। अवाक होकर स्वयं से बातचीत करने की कला उत्तम कला होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। बातचीत पाठ जो है ये समाप्त हो गया। और मैं बताता हूँ कि अगले क्लास में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे। तो बातचीत पाठ समाप्त हुआ। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना थी, एक ललित निबंध। और भी मैं आपको बता दूं कि और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे समय अनुसार स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े इस बैच में भी, फिर हम लोग एक अच्छा सा बैच तैयार कर लेंगे और खूब मन लगा करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये बैच नया स्टार्ट हुआ है 2022-23 सत्र के लिए। लगातार आप लोग का मैसेज था कि सर जल्दी स्टार्ट कीजिए। हमने सोचा कि चलो आज से स्टार्ट करते हैं, हिंदी से ही स्टार्ट करते हैं, फिर सभी टीचर्स आने लगेंगे, आपको सारा सब्जेक्ट मिलने लगेगा। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ सब स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप सब लगातार बने रहें। ये आपका प्यारा सा परिवार है। आपके आसपास कई सारे बच्चों ने पढ़ा, मेहनत किया, अच्छा रिजल्ट भी लाया, इस बार भी अच्छे एग्ज़ाम गए हैं उनके। ठीक है ना, तो आप सब भी जुड़िए और एक फिर से मिलकर एक इस परिवार को आगे बढ़ाया जाए और इस परिवार के साथ मिलकर 2023 तक का जो सफ़र है वो भी पूरा किया जाए। आपके साथ हम आपके परीक्षा तक चलेंगे, ये प्रॉमिस है हमारा। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर देंगे सभी सब्जेक्ट को। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। टाइम टेबल भी बहुत जल्द आपको मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप साइंस संग्रह सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, साइंस संग्रह ऑफिशियल लिखा होगा, तो वहाँ पे हम आपको टाइम टेबल दे देंगे। वैसे यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे कि टाइम टेबल में किस किस टाइम में कौन कौन सी क्लासेस होंगी। वन शॉट क्लासेस भी होंगी, ऑब्जेक्टिव का भी सेशन होगा, VVI क्वेश्चंस भी हम लोग कराएंगे। ठीक है ना, गुड नाइट एवरीवन।